जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज की भी जो अहम खबर, तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स जारी हैं वक्फे वक्फे से मुल्क में अगले इलेक्शंस की बाबत, वो ही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हेयरिंग की, जिसमें कि उन्होंने मजीद एक गुंजाइश की जो है वो बात की है। और सियासी पार्टियों को पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने पहले भी ये मशवरा दिया था कि ये सियासी पार्टीज आपस में डायलॉग करके कोई रास्ता निकालें। और यही बात जो है वो अब उनके सामने आई है, तो वो सियासी पार्टीज को भी नोटिस जारी किया गया है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं ये इस तनाजुर में हुई हैं कि इससे एक दो रोज पहले मुल्क की जो सिक्योरिटी इदारों के आला सरबर वो अफसरान जो हैं, वो उन्होंने चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस को एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी उनके चैम्बर में, जहां पे उन्होंने सिक्योरिटी के खदशात और मसाइल जो है उनका जिक्र किया। और उसके बाद आज अगरचे के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा अदालत में कि वो उनकी जो जवाब आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने नजर सानी की बात की, उन्होंने कहा कि वो तो इसमें पार्टी भी नहीं है और उनकी ये जो इस्तदा है वो कैसे कबूल की जा सकती है। बहरहाल लगता यह है कि कुछ मामला जो है वो फर्क डगर पर शायद जा रहा है और कोई रास्ता निकल आए कि जिससे कि मुल्क में पोलराइजेशन और इंतहा की जो एक डिवीजन दिखाई देती है वो कुछ कम हो और सियासी टेम्परेचर नीचे आए और सब पार्टीज एक डेट पे अग्री करें। इससे तो कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कोई भी शहरी, मैं कहूँगा शख्स तो आला ओहदों में बहुत होते हैं जिनको इलेक्शंस नहीं पसंद होते, लेकिन कोई भी ऐसा शहरी नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मुल्क में जमहूरियत जो है और आइन के मुताबिक जो है वो चले और एक नई सूबाई और नेशनल असेंबली मारज़ वजूद में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाले। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम, जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये वहां पे मौजूद थे, कुछ रोदात देंगे। मुबशर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मोहम्मद अहमद पनसोटा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम उनकी भी राय लेंगे कि आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके क्या मानी बनते हैं। तो सबसे पहले तो इमरान, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज का जो अहवाल है थोड़ा सा वो बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी रज़ा सर, अगर आज की हम अदालती कार्रवाई की बात करें तो ये 2 ट्रैक के ऊपर आज की प्रोसीडिंग हुई है। एक तो वो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से, उसमें मुख्तलिफ दरखास्तें आई थी, रिपोर्ट्स आई थी, इलेक्शन कमीशन की, डिफेंस मिनिस्ट्री की और उसके साथ-साथ स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी। एक तो इस ट्रैक के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। दूसरा जो ट्रैक है जिस पर आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सियासी जमातों को नोटिस करके उन्हें कल तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है और जो नुक्ता अदालत के सामने रखा गया कि इस वक़्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। और ये कहा गया, जो आज ये दरख्वास्त गुज़ार आए हैं, आज उन्होंने दरख्वास्त दायर की, सरदार काशिफ खान नामी ये अपना शहरी हैं और शाह खबर साहब इनके वकील थे और दूसरे एक और भी पिटीशनर है मोहम्मद आरिफ, ये दरख्वास्त लेके आए। आज ये दरख्वास्त दायर हुई, आज ये दरख्वास्त एंटरटेन हो गई। तो दूसरी जो प्रोसीडिंग हुई है वो इनकी दरख्वास्त के ऊपर हुई है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, कल जो उनके रिपोर्ट के हवाले से, मुतफर्रिक दरख्वास्त के हवाले से खबरें नेशनल मीडिया के ऊपर चलती रहीं कि इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि 8 अक्टूबर की हमने जो तारीख दी थी, वो बिल्कुल मौजूद थी और हमने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये तारीख दी थी। तो आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को कंसीडर किया है और कंसीडर करने के बाद इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को नाक़ाबिले समाअत और नाक़ाबिले पज़ीराई करार देते हुए इसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया और अदालत ने ये करार दिया कि ये मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसको दोबारा से रीओपन नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक वज़ारत दिफ़ा की दरख्वास्त है, उससे मुतल्लिक़ अदालत ने ये कहा है कि एक तो जैसे आपने खुद बता दिया अपने इंट्रो में कि ये फ़रीक नहीं थे, डायरेक्ट फ़रीक नहीं थे और दूसरा ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने किसी दरख्वास्त के ऊपर आपने कोई रिव्यू लेना है, कोई आपने रिलीफ लेना है, तो आप रूल्स के मुताबिक दरख्वास्त दायर करते हैं। तो उन रूल्स की भी निशानदेही की गई, उन रूल्स के मुताबिक दरख्वास्त नहीं थी, तो वज़ारत दरख्वास्त के दिफ़ा की दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया गया है, नाक़ाबिले समाअत करार दिया गया है। लेकिन एक जो अहम बात है, जो फेडरेशन ने दरख्वास्त दायर की, जो वज़ारत ख़ज़ाना ने दरख्वास्त दायर की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो 21 अरब रुपए के फंड्स हैं, जो पहले 10 अप्रैल की डेट दी गई, फिर 17 अप्रैल की डेट दी गई, अब वो 27 अप्रैल की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है कि 27 अप्रैल तक 21 अरब के जो फंड्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए जाएँ, फराहम किए जाएँ।
और इस दरखास्त को अदालत ने अभी फिलहाल अपने पास रखा है। इस दरखास्त को वजारत खजाना की जो दरखास्त है, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया। और जहां तक दूसरी जो ट्रैक से आज प्रोसीडिंग हुई है, उसमें अदालत ने कहा है कि शाह खबर साहब जो कि कंसर्न जो पिटिशन अदालत के सामने आए हैं, और उन्होंने जो अदालत के सामने बात रखी है कि ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो इलेक्शन होने हैं, ये ऐसे माहौल में होने चाहिए कि सियासी जमातों के दरमियान एक म्यूचुअल जो है वो हम आहंगी होनी चाहिए, अच्छे उनके रिलेशन होने चाहिए। तो ये अदालत ने कहा कि एक सब्सटेंस मौजूद है। इसके ऊपर अदालत ने कहा कि चूंकि इस सियासी जमातों को नोटिस करने से हमारा जो 4 अप्रैल का हुक्म है, उसकी नफी भी नहीं होती, वो नेगेट भी नहीं होता। लेकिन चूंकि इस मामले के लिए क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग्स होने हैं, इस पर वक्त देना भी जरूरी है, तो हम तमाम सियासी जमातों को अदालत ने जो है वो आज नोटिस कर दिया है। बाकी आपने आगाज में कहा था कि एनालिसिस एनालिसिस फिर आगे चल के करेंगे, ये तो जी। अच्छा, लेकिन इमरान ये बताइए, मैं अभी देख रहा था बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स और ये वीलॉग्स जो होते हैं, तो उसमें कह रहे थे कि लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा रवैया जो है अपना उनका आज बदला बदला दिखाई दे रहा था। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैंने 2-3 जो रिपोर्टर्स ने अपने वीलॉग्स किए हैं, मैं उन्हीं की बात सुन के आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपसे फर्स्ट हैंड अब इंफॉर्मेशन। आप आगाज में एनालिसिस की तरफ आ गए। अब आप देखें ना कि आज अदालत ने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, उसे सराहा गया अदालत की जानिब से कि हमें जो ब्रीफिंग दी गई इन कैमरा आके, उसमें डीजी आईएसआई थे, दीगर आला हुकाम मौजूद थे। तो अदालत ने उस ब्रीफिंग को सराहा। उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की ब्रीफिंग दी गई और जो फौज की कुर्बानियां उनको सराहा गया। तो आप ये देखेंगे जब इस केस की समाअत ओपन कोर्ट में हो रही थी, ये ब्रीफिंग तो इन कैमरा दी गई, तो ये सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए थे। इन सेक्रेटरी दिफा ने आके मुईतुज़्ज़मान साहब ने अदालत से कहा था कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं। तो उस वक्त ये इस्तदा जो है वो रद्द कर दी गई थी, इसे नहीं माना गया था और कहा यह गया था कि चूंकि हम ओपन कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए समाअत कर रहे हैं, तो इसी बात को हम जो है वो मद्देनजर रखते हुए कि इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं लेंगे आपसे। आप ऐसा करें कि अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो सर पे मोहर लिफाफे में हमें दे दें, उसका हम जायजा ले लेंगे। तो आज वही इन कैमरा ब्रीफिंग जो किसी शेड्यूल के बगैर अदालती फैसले के बाद दी गई, उसके ऊपर अदालत जो है आज इस ब्रीफिंग को सराह रही थी। और दूसरी जो खास बात है, आज जो पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात की गई, आज जो दरखास्त गुज़ार शाह खावर साहब पेश हुए, जो ये कह रहे थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सियासी मैदान में जाके सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है, तो उनके माबैन ऐसे रिलेशनशिप तो होने चाहिए कि एक इलेक्शन का माहौल बने। ऐसा ना हो कि जो इलेक्शन का मैदान है, वो मैदान जंग बन जाए। इसके ऊपर अदालत ने कहा कि ये जो आर्गुमेंट्स दिए गए, इसमें सब्सटेंस मौजूद है। अब आप देखें रज़ा साहब, जब ये केस पहले राउंड में चल रहा था, तो उस वक्त भी अदालत के सामने उनके अपने एक कुलीग ने, साथी अतर मिनल्ला साहब ने नुक्ता रखा था। उनका तहरीरी फैसला भी आया, नोट आया, जिसे नोट कहा गया कि वो अक्सरियती नोट है या अक़लियती नोट है, वो अलग बहस है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कुछ सवाल फ्रेज किए थे। 3 सवाल उन्होंने रखे थे कि सबसे पहले तो इस बात का जायजा लें कि आया कि जो वज़ीर आला हैं, उनके पास जो अख्तियार है असेंबली को तहलील करने का, क्या वो एब्सोल्यूट है? क्या वो खुद से असेंबली तहलील करेंगे, उसकी वजूहात बयान करेंगे, या किसी के कहने के ऊपर वो असेंबली को तहलील कर देंगे? लेकिन उन जो सवाल थे वो कोर्ट में तो, ओपन कोर्ट में तो उन्हें शामिल कर लिया गया था कोर्ट ऑर्डर में। लेकिन उसके बाद आज कुछ ज़राए ये भी बता रहे थे कि जब उस रोज अदालत उठ के बाहर गई, कमरा अदालत के पीछे जो दरवाजा जहाँ से जजेस आते हैं, जजेस वापस जाते हैं, उसके बाहर जाके, पीछे जाके जो है कुछ वहां पे फिर तकरार भी हुई, इख्तिलाफात भी हुए कि एक जज जो कि अभी जूनियर हैं, अभी आए हैं, उनके ये सवालात जो है क्यों आपने ऑर्डर में शामिल कर लिए। तो फिर हमने जब देखा कि जब वो तहरीर हुक्मनामा जारी हुआ, तो अतर मिनल्ला साहब के वो क्वेश्चन जो है उस हुक्मनामे में शामिल नहीं थे और उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया गया, अपना एहतजाज भी अतर मिनल्ला साहब ने रिकॉर्ड कराया था। और फिर ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की बात की जाती है, आप ये देख लें कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर नीचे लाना था, तो क्या अदालत के अंदर जो अपना एक माहौल था, वो क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए था? सबसे बेस्ट वे था कि सबसे पहले उन सवालों को एग्जामिन कर लिया जाता। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कहा जी। जाता है कि ये यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त बात करते हैं कि आर्टिकल जो है 90 दिन की बात करता है, गालिबन 224 या जो भी है, मुझे वो भूला हुआ है, कि 90 दिन के इलेक्शन की बात करता है। हमने इसी अदालत में ये भी देखा है कि जब नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग करना था, तो उस वक्त सिर्फ एक आर्टिकल को नहीं रीड ऑन किया गया, उस वक्त कुछ 4-5 आर्टिकल रीडिंग करके नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया। और रिसेंटली जो आर्टिकल 63A का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर आइन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो आर्टिकल 63A भी बड़ा क्लियर था। उसमें भी वाज़ेह तौर पे लिखा गया था, जो आइन साज़ से, कि जी आप अगर वोट इमरान। डालेंगे, वो गिनती में शुमार होगा लेकिन निकाला नहीं जाएगा। लेकिन वो एक नई इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि वोट गिनती में शुमार नहीं होगा,
उस वक्त में आर्टिकल 63 के साथ आर्टिकल 16 या 17 को मिला के पढ़ा गया, आर्टिकल 95 को इसमें देखा गया और कहा गया कि ये तमाम मिला के इसका असर से बनता है कि वोट डाला जाएगा, गिनती में शुमार नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू। आपने तो बहुत सारे तफसीलात में भी में गए। बहरहाल मैं आज की जो प्रोसीडिंग्स है, मैं अहमद आपकी तरफ आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको जाना है, तो आपको भी क्या आप इस तासुर से अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रवैया जो है वो थोड़ा सा फर्क हो गया है और वो अब ओपन है? क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने समन किया है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज के जो वुकला थे वो ये इस्तदा करते रहे कि उनकी बात भी सुनी जाए, लेकिन पिछला जो राउंड था इस फैसले से पहले वो उनको नहीं वक्त दिया गया। अब वही बात दोबारा से की जा रही है, तो क्या ये अच्छा होता कि पहले ही अब मामला हो जाता? जी अहमद। नहीं सर, मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिसएग्री करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज के वकील वहां पर आए थे, बट दे वर टू बिजी टॉकिंग अबाउट लार्जर बेंच, 8 मेंबर बेंच, लाइक माइंडेड बेंच, अनलाइक माइंडेड बेंच। वो ज्यादा मसरूफ उसमें थे, क्योंकि उनको बड़ा क्लियरली पता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर एनी बेंच जब बैठेगा तो दे विल सिंपली रीइटरेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था 90 दिन वाली बात। अब जहां तक आज की बात हुई है, वो बहुत अच्छी खुशाइन डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट इसलिए की गई है, जो कल 3 मेंबर बेंच, एक 3 मेंबर बेंच से दोबारा मिल के आया है, जिसका अभी आपने शुरू में तज़किरा किया था। उस मीटिंग के बाद आके चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी क्या अच्छा होता है ये मुझे ओपन कोर्ट में मिलते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि ये सारी की सारी बातें हमें बताई जाती। जहां तक उनकी रिपोर्ट्स का ताल्लुक है, जो भी आपके रिपोर्टर साहब एक्सप्लेन करे, तो वो तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ऐसी सिचुएशन नहीं है सिक्योरिटी की जिसकी वजह से हम इलेक्शन जो है उनके डिले की बात करें। फिर 92 से अब तक का तज़किरा किया गया, कहा गया पाकिस्तान के हालात कभी भी ऐसे नहीं है जिस पर आप ये कहें कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो या गलत हो। और ना ही उन्होंने ये कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो व्यू है वो भी उनका ख्याल है कि शायद इलेक्शन के हालात ऐसे होंगे। तो इन सारी बातों को तो कोर्ट ने आज, मेरी जहां तक रीडिंग है, तो डिस्पेल किया भी, डिटेल ऑर्डर भी उसका आया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चल के उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की कोर्ट ने, वो ये कहा कि जब जिस जंक्चर पर आके फाइनेंस मिनिस्ट्री से डील करते हुए उन्होंने फील किया कि पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस बना सकती हैं डेट पर, क्योंकि एक चीज को भी नीड टू अंडरस्टैंड कि 90 डेज से तो हम बियॉन्ड चले गए। तो अब आर्टिकल 254 की रूह को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपने डिस्पेंस कर दी ऑलरेडी 90 डेज से बियॉन्ड टाइम, तो अब वो 1 महीना हो, साल हो, 10 साल हो, 2 दिन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि अगर कंसेंसस के साथ एक डेट आ सकती है तो उसमें बुराई नहीं है, और उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया और उन्होंने उनसे मशवरा भी किया। यही बात पिछली प्रोसीडिंग्स में भी होती रही है, बट पहले गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर व्यू था कि हमने इलेक्शन इस तरह नहीं कराने, एक तो इकट्ठे करवाने हैं और एक कोई कंसेंसस की बात नहीं। अब तो ऑलरेडी बैक एंड इनकी नेगोशिएशंस चल रही है विद तहरीक इंसाफ एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। ऑफ कोर्स जेयूआईएफ जो है उसमें शामिल नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आई थिंक यूनानिमिटी का मुजाहरा किया है। बाकी जहां तक उनका इंटरनल डाइसेंट है आपस में, मैं उसको डाइसेंट कहूंगा। उसमें तो मिर्ला साहब ने व्यू एक्सप्रेस किया, मंसूर अली शाह साहब ने किया, सब ने किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहते हैं कि 3-4 प्रोविजंस को मिलाकर ही पढ़ा जाए, तो 90 को आप 190 वाले डेज वाली 224 को 105 से मिला के पढ़ लेंगे। उसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन से आप मिला के पढ़ेंगे कि वो 90 से 10 साल पे चला जाए या 90 से अक्टूबर पे चला जाए? मैं तो उस प्रोविजन की तलाश में हूँ। फिर बार बार साइट किया गया कि 224 जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर पीडीएम की तरफ से कि उसमें लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इकट्ठे हों। उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी। अहमद, आप ये बहुत सारे देखे ना, मसला यही है कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा मसाइल हैं कि इसमें हर चीज निकल रही है। मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए कि पंजाब का इलेक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी तो इलेक्शन चाहिए ना। उसकी कोई बात ही नहीं हो रही ना। तो आपकी देखे ना सुप्रीम कोर्ट उस पर क्यों नहीं खुद नोटिस लिया उन्होंने, या इसकी इस्तदा क्यों नहीं करी पीटीआई कि भाई वहां भी तो ये पंजाब में क्यों फोकस है? वैसे मैं समझना चाहता हूं इसके पीछे फलसफा क्या है। सर पहली तो बात यह है कि ये फोकस स्टार्ट हुआ था विद पंजाब एंड केपी बोथ। दोनों के केस में जजमेंट आई थी। जब ये सवाल हम पूछते हैं ना कि सिर्फ पंजाब ही क्यों और केपी क्यों नहीं, तो ये सवाल सबसे पहले गवर्नर से पूछने वाला है। गवर्नर जब अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट ने आना है। सुप्रीम कोर्ट के पास दो मामला था। अब जिस दिन ये डिसाइड हुआ पंजाब वाला, उसमें केपी वाली पिटिशन जो थी उसमें कुछ इट वाज डिफिशिएंट, जो कि दोबारा फाइल हुई पिटिशन, अब वो भी टेकअप हो गई। सवाल तो ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि रजा साहब आपने अपने घर का रेंट पे करना है 30 को, आपके नहीं, मैंने नहीं पे करना है, सुप्रीम कोर्ट मुझे बताया कि मैंने 30 को पे करना, आके मुझे बताया। दिस वाज गवर्नर्स ड्यूटी। ये तो गवर्नर ने इधर भी करना था, गवर्नर उधर भी करना था। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि केपी को जब ये टेकअप हुआ है तो ये साथ साथ अगर डिसीजंस दोनों के आते तो वो तासुर ना आता जो कि आप सवाल कर रहे हैं। इस पर मैं भी आई एम विद यू ऑन दैट। जैसे भी किया जाता,
5-6 दिन लेट किया जाता, अगर इकट्ठा फैसला कर दिया जाता तो एक सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। बट हम एक चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो कि प्रोविंस के अंदर दोनों साइड्स पर अदा नहीं की गई। तो वो सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें इन द फर्स्ट प्लेस आना भी बड़ा क्वेश्चनेबल था और कई जजेस ने उसको क्वेश्चन किया। लेकिन जब वो आ गई तो अब सारी एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम काम है नहीं जो इस वक्त वो कर रही है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के काम है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक बुनियादी प्रॉब्लम बन चुका है, हर चीज उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, जिस तरह के 63A से स्टार्ट करते हैं और सब चीजें, जब उस पर फैसला आता है फिर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, देखे ना जी 63A गलत था, फलां गलत था, ये कासिम सूरी रूलिंग गलत थी। बाबा सबसे पहले आप जाने क्यों देते हो इस चीज को? दिस शुड हैव बीन डन। आर्टिकल 105 मौजूद है, आर्टिकल 112 मौजूद है, 224 मौजूद है, ये तो सारे खुद इन्फोर्स करने। फिर हम सुनते हैं, ग्रेट तकरीर हमें सुननी पड़ती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जी हमारे काम में मुदाखलत है। आप तो अपना काम कर ही नहीं रहे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आई एम ऑल फॉर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें। तो जब वो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, जो कि फिर ऑफ कोर्स मेरे और आप जैसे लोगों को तशवीश भी होती है। मैं आई कम फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थॉट व्हिच बिलीव्स इन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, बट उस तशवीश का फिर ये तो उसकी साइड लाइंस हैं, जैसे वर्नांडोस के साथ साइड लाइंस होती है ना जी, चिकन के साथ, तो ये वो साइड लाइंस हैं दैट कम विद इट। जी देखें, आपने काफी सारे सवाल उठा दिए। मैं मुबशर बुखारी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। मुबशर साहब, आपकी क्या इतलात हैं? ये जो मैंने पूछा, इमरान ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, और अहमद ने तो कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कानून के मुताबिक ही काम आगे जा रहा है। आप बताएं कि आपकी क्या इतलात हैं इस मामले पर? देखिए, एक तो बात अहमद साहब की सारी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो खुद ही कंफ्यूज है बहुत सारे मामलात में। मतलब आधे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस स्टैंड को सपोर्ट करते हैं जो डिसेंटिंग जजेस ने दिया, आधे जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब के स्टैंड को। अब इसमें आप जैसे और मेरे जैसे सादा लोग किधर जाएं? एक चीज तो ये है। दूसरी, किस तरफ जा रही हैं? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वो आपको याद है पिछला प्रोग्राम जिसमें मैंने दो हुफ़ाज़े कराम के दरमियान रवाबित की बात की थी, और ये एक हाफिज तो हमारे चीफ हुए, दूसरे हाफिज भी हमारे चीफ ही हैं, चीफ जस्टिस साहब। तो रवाबत का नतीजा सामने भी आना शुरू हो गया, और यहाँ तक इत्तलात है कि आना जाना भी हुआ दोनों हजरात का जी, उमर कहीं ना चीमा ने कहीं। क्लेम किया है, जी और आजाद सैयद ने क्लेम किया कि उनकी जी अभी चंद ही रोज पहले रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। जी जी जी, तो ये हमारे प्रोग्राम के बाद ही, उस प्रोग्राम के बाद ही तो नतीजा वही है कि जब मुज़ाकरात होते हैं, जब नेगोशिएशंस होती हैं और जब डायलॉग होते हैं तो फिर जेस्चर्स बदलने पड़ते हैं। आप तो रजा जानते हैं, लाहौर में तो ये कल्चर था कि दो धड़ों के दरमियान जो है वो जब बहुत ज्यादा शदीद खून रेजी का खतरा होता था बड़े बैठ जाते थे, और गुफ्तगू में एंड पे वो लोग गले मिल रहे होते थे। तो चूंकि ये पाकिस्तानी कल्चर है तो वही मुज़ाकरात वाली बात, और फिर इसी में उसी मुलाकात के तनाजुर में अगर आपको जैसे ये शिके मिला के अहमद भाई पढ़ रहे थे ना अभी, कि फलां शिक को फलां से मिला के पढ़ा जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। इसी तरह अगर आप उस रवाबत के बाद सिराजुल हक साहब की मूवमेंट देखें, फिर चीफ जस्टिस साहब का बयान है मुज़ाकरात हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है, इन सब को मिला के पढ़ा जाए तो आपको वो बदलाव जो है वो वाज़े तौर पे नजर आता है कि हाँ जी कुछ रवैये में बदलाव आया है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि जी आप बैठे हैं, फिर आसिफ जरदारी साहब ने सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया, और उससे पहले जो मीटिंग हुई है अभी कल की, जिसमें डिसएग्रीमेंट हुआ है JUIF और PMLN और शाहजैन बुगटी एक तरफ थे, बाकी पीपल्स पार्टी सपोर्टेड बाय BNP। BNP और MQM वो एक तरफ थी। तो उसी की फिर इंडिकेशन आज आसिफ जरदारी ने दी कि पहले हम आपस में बात करके एक कंसेंसस पे जाएं और उसके बाद हम खान साहब से भी बात करेंगे। तो मेरी बात ये है कि खान साहब भी थोड़ा सा एग्री कर चुके हैं कि ठीक है बात की जा सकती है, क्योंकि टेक्निकली अहमद साहब भी एग्री करेंगे और आप भी करेंगे कि अब इस केस को सुनते हैं, उसके बाद ईद आ गई, ईद के बाद इसको कंक्लूड करते हैं अगर CJ साहब के नहीं, मैंने कह दिया था 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज का एक टाइम फ्रेम देता है।
कि ये नॉमिनेशन पेपर के लिए होगा, ये चैलेंज के लिए ये दिन होंगे, ये दिन कैंपेन के लिए होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये 341 सीट्स के लिए बैलेट पेपर्स भी छापने हैं, जिसके लिए आपको वक्त दरकार होगा। तो अगर चीफ साहब अभी, और उन्हें इस बात का मेरी जाती राय में इदराक है कि अब शायद पॉसिबल ना हो 14 मई का, तो अब वो अपना चूंकि हुक्म भी मनवाना है, तो इसलिए उन्होंने ये बड़ी अच्छा जेस्चर है, मतलब इससे इनकार नहीं है। और वैसे बाय द वे चलते चलते एक वो वैसे तो जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे वाली बात है सीजे साहब के मामला पे, लेकिन क्या अच्छा होता कि जिस कंसेंसस के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं वो ही अपने अंदर डेवलप कर लेते, तो एक खूबसूरत सी मिसाल कायम हो जाती। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है 14 मई को, क्योंकि अगर आप रैपिडली करेंगे तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोलिंग डे रिगिंग वाली बातें तो बात की हैं, लेकिन बहरहाल सबसे पहले एतराजात यही होंगे, इतना रैपिड फायर नहीं किया जा सकता इलेक्शन में। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस साहब ने इंतहाई दानिशमंदाना ये किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि अगर आप इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं तो इस पे एक इज्तिमाई सोच की जिम्मेदारी को जन्म देना भी आपकी ही ड्यूटी है। तो अच्छी चीज है। सही सही, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। आपने, मैंने कहा आप खामोशी से सारी बातें सुन रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, तो जरा आपका भी इसमें जो है, मैं एक तो आपसे तबसरा तो चाहूंगा कि अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इमरान को या अहमद को या मुबशर ने जो बात की, लेकिन मेरा जो आपसे स्पेसिफिक सवाल है वो सवाल ये है कि ये जो अब सियासी पार्टियां भी कुछ डायलॉग की तरफ रजामंद दिखाई दे रही हैं, इमरान खान साहब भी, बुखारी साहब कह रहे हैं थोड़े से माइल नजर आ रहे हैं, यही बात अगर पहले हो जाती तो क्या कयामत आ जाती। इतना मुल्क को फसाद करके दहाने पर ले जाकर और फिर उसमें इंटरवेंशन होती है वही उन्हीं इदारों की जिनको हम कहते हैं भाई आप सियासत में ना आए, आप ना अदालती मामलात में आए, सियासी मामलात में ना आए, इलेक्शन से आपका कोई काम, सिक्योरिटी के अलावा कोई काम नहीं है, फिर वहां तो अल्टीमेटली हम वही घूम फिर के आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हमारी सियासी कुव्वतें कोई सबक सीखती। मुख्तसर तबसरा ये है कि पीटीआई, जिनके वकील अभी थोड़ी देर हमारे साथ थे, वो जमात इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी वफाकी जमहूरियत में यकीन नहीं रखती। कम से कम इमरान खान और जो उनके इर्द गिर्द जो तबलची हैं वो तो यही समझते हैं, और ये बरमला कहते हैं कि अब की बार हम आए तो हम वहदानी सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। जो 4 साल उनको हुकूमत मिली उसमें उन्होंने मुस्तकिल कोशिश की कि पाकिस्तान के वफाकी ढांचे को तबाह किया जाए। जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास नहीं होने दिए, मुसलसल आरिफ अलवी ने जो आर्डिनेंस का चरखा लगा रखा है ऐवान सदर में, उसमें मुसलसल ऐसे आर्डिनेंस नाफिज किए जो सूबों के जो अख्तियारात थे, जो आइन के अंदर 18वीं तरमीम के अंदर दिए गए, उनको खत्म करना था। इमरान खान बरमला कई बार कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम ने तबाह कर दिया। तो ये जो हमारे पीटीआई के वकील 1 यूनिट का ताना दे रहे थे, दरहकीकत अगर इस मुल्क में कोई जमात 1 यूनिट का निजाम चाहती है तो उसका नाम पीटीआई है और उसके लीडर इमरान खान है। अगर हमारे जज हजरात के को ये वही नाजिल हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ एतमाद का वोट एतमाद खो चुके हैं, तो एक मुल्क में एक ऑफिस है जिसको सदर कहते हैं, वो करीबी है, बाजू में है, उनके पास ये अख्तियार है आइन के तहत कि वो वजीर आजम से कहें कि जी एतमाद का वोट ले लें, वो लेकर दिखा देंगे। उसके लिए पीटीआई को तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो गुंजाइश निकाल रहे हैं ना कि अगर आप कर लें, ये अगर गुंजाइश निकल जाए और सारी जमातें इस पर इत्तेफाक कर लें कि 2030 में इलेक्शन कराते हैं, फिर आइन किधर जाएगा। सोलंकी साहब, इस सारी चीज का लुबे लुबाब ये है कि आप का भी हम टाइटल रख देते हैं हाफिज मुर्तजा सोलंकी, क्योंकि आपने इससे तो बड़ा आजकल आपको पता था जमाना ही जो है वो हिफ्ज करने वालों का जमाना है। हाफिज सोलंकी जो है फिर वो जो है इन मामलात में आगे बढ़कर
जो है वो किया करेंगे काम। अच्छा जी इमरान, आपसे मैं आप पहले बात करते हैं, आपने भी बहुत सारे सवालात और बहुत सारी आपने जो है वो पिछली जो गुफ्तगू है, पिछली प्रोसीडिंग्स, उनका भी हवाला दिया। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये कोर्ट ने कल समन किया सियासी पार्टी से, कल भी उन्होंने हेयरिंग रखी है, जो इनकी वहाँ मुलाकात, इन कैमरा ब्रीफिंग जो हुई, उसके बारे में आपके पास क्या मालूमात है? जी, रज़ा साहब देखिए, अभी आप हाफ़िज़ की बात कर रहे थे तो आपने मुर्तज़ा सोलंकी साहब को हाफ़िज़ कह दिया। इन्हें हाफ़िज़-ए-आइन मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप हैं। जो खुद बिल्कुल। कह रहे थे कि आइन मुझे इतना अजबर हो रहा है कि आइन की ये शिक मुझे मालूम है। पनसोता साहब का हवाला दे रहे थे कि वो आर्टिकल 84 को पढ़ लें। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है सोलंकी साहब की, कि आज जब इस सप्लीमेंट्री ग्रांट का ज़िक्र किया जा रहा था तो उसे ऐसे बजटरी आइटम के तौर पे लिया जा रहा था। हालाँकि जब वफ़ाकी काबीना का इजलास हुआ था तो उसमें ये मामला किसी फैसले के बगैर, यानी वफाकी काबीना ने खुद कोई फैसला नहीं किया था, ये मामला पार्लिमान को भिजवाया था, कौमी असेंबली को भिजवाया था कि वो फैसला करें। हाँ, अगर कंसेंट देके भेजा जाता कि ये बिल पास होना चाहिए, तो फिर वहाँ पे अगर ये बिल पास हो जाता तो हम कह सकते थे कोई ऐसी रिपरकशन पैदा हुई है, कोई आईनी सवालात ने जन्म लिया है, उसका जवाब आना चाहिए, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन ये तो बगैर किसी डिसीजन के साथ पार्लिमान को रेफर किया गया कि वो फैसला करें, वो राय दें कि इस पे क्या होना चाहिए। तो ये बज़ाहिर जो आज सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ चल रहा था, वो मुझे तो ऐसे लगा कि शायद जैसे होता है ना कि किसी को डराना, किसी को ऐसी चीज़ें दिखाना कि वो डर के फिर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाए, मुझे तो बज़ाहिर ये सारा कुछ ये लग रहा था। और दूसरी जो बात हो रही है, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से जो पनसोता साहब ने भी की, काश हमारे साथ वो मौजूद होते। ये जितनी बातें निगेट की, या जितनी बातें पनसोता साहब बता रहे थे, जितनी बातें पहले राउंड में अदालत ने की हैं, या जो दरखास्त दिफा की, वज़ारत दिफा की इलेक्शन कमीशन की रद्द की है। एक तरफ तो ये चीज़ें रद्द कर दी आपने, वज़ारत दिफा की दरखास्त रद्द कर दी कि काबिल समाअत नहीं है, ये काबिल पज़ीराई नहीं है। वही बात आपने इलेक्शन कमीशन की मुतफ़र्रिक़ दरखास्त के हवाले से लिख दी। लेकिन जो दूसरा एक बंदा आया, दूसरे ट्रैक पे आपने जो केस चलाया, जो ये कहता है कि 1 तारीख को सारा इलेक्शन करा दें, सूबाई असेंबलियों का करवा दें, कौमी असेंबली का करवा दें, उसमें भी वही सारी बातें लिखी हुई, उसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में लिखी हुई हैं। उसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो डिफेंस की दरखास्त में लिखी हुई हैं, वज़ारत दिफा की दरखास्त में लिखी हुई हैं। अब आप देखें, जब ये शाह खबर साहब सरदार काशिफ खान साहब के जो वकील थे, पहले तो ये समझ नहीं आया कि इमरान खान साहब की दरखास्त आती थी, घंटों में वो उससे नंबर लग जाता था, अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती थी। ये राजा काशिफ साहब तो उनसे भी ज़्यादा कोई पुरअसरार शख्सियत निकले कि आज ही दरखास्त आई, आज ही उनकी दरखास्त एंटरटेन हो गई, आज ही दरखास्त के ऊपर समाअत हो गई, आज ही उनकी दरखास्त के ऊपर नोटिस जारी करके सियासी जमातों को मदऊ भी कर लिया गया। वो सियासी जमातें जो पिछले राउंड में 6 दिन तक अदालत के सामने बैठी रहीं, उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया। आज उन तमाम सियासी जमातों को नोटिस कर दिया गया है। और खास बात देखें कि जब शाह खबर साहब ने अदालत के सामने ये कहा कि अगर ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसके बाद फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद सिंध के इलेक्शन होंगे, बलूचिस्तान के इलेक्शन होंगे। तो खास तौर पे उन्होंने कहा कि जब कौमी असेंबली का इलेक्शन पंजाब में होगा, केपीके में होगा, वहां पर तो इलेक्टेड हुकूमतें आ चुकी होंगी, तो वहां पे तो निगरान जो है वो सेटअप नहीं होगा, तो इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे होगा? तो चीफ साहब ने कहा कि ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। ये नुक्ता जी पहले क्यों नहीं उठाया गया? ये नुक्ता पहले भी उठाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आपने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? आप तो वेल प्रिपेयर थे। आप बताएं कि आपको इस आर्गुमेंट के ऊपर, इस नुक्ते पे आर्गुमेंट देने से किसने रोका? हालांकि ये बातें पहले भी होती थी। ये बातें होती जी रही कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो गया, तो फिर जो मरकज़ का इलेक्शन है, मरकज़ का छोड़ के पूरे जो पाकिस्तान में मरकज़ का इलेक्शन होगा, वो सारा का सारा इफेक्ट होगा। एक तासुर जाएगा, एक इंप्रेशन जाएगा कि देखें पंजाब में जो जीता है, मरकज़ में उसकी हुकूमत। वो आपने इमरान जो आपने गिले शिकवे शिकवे करे थे ना, या ऑब्जर्वेशंस जो आप दे रहे थे, तो उससे तो मुझे यही, वो जो आपने कहा ना काशिफ की पिटिशन आ गई, तो वो तो अल्लामा इकबाल तो कह गए ना, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो देखे ना ये ये ऐसे पुरस्रार जो पिटिशंस होती है वो बड़ी जल्दी मंजूर हो जाती हैं। बहरहाल बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन अभी ये भी इत्तला है कि सदर मुमलिकत ने जो वो बिल था सुप्रीम कोर्ट की, वो सुओ मोटो, चीफ जस्टिस के सुओ मोटो इख्तियार की बाबत, वो उस पे दस्तखत करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। लेकिन वो चूंकि अब आइन के ऑटोमेटिकली। मुताबिक आज वो कानून बन जाएगा 20 तारीख को। तो जी। आप बुखारी साहब, आपसे ही पूछता हूँ, उस पे क्या करेंगे हमारे जो है मोजेस जज साहिबान, वो 8 मेंबर उस बेंच? उस 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 पे तो उन्होंने स्टे दे दिया हुआ है ना ऑलरेडी।
और उसकी हेयरिंग की नेक्स्ट डेट भी, अब एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी और वो कंट्रोवर्सी में मजीद हेयरिंग होगी। अगर ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता तो ये जंग ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं उसके लिए कम से कम उम्मीद वेल विशेस रखता हूँ कि ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, कल ही एक पीटीआई के बड़े अच्छे वकील, उनसे किसी प्रोग्राम में, फिर बाद में उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा जी मैं आपको एक सादी सी मिसाल देता हूँ। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, उनकी किताब का नाम है दीवाने गालिब, जिसको शमसुर रहमान फारूकी साहब ने और हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सजाद बाकर रिजवी साहब ने और बहुत सारे, जमील जालवी साहब और बहुत सारे हजरात ने, नियाज फतेहपुरी साहब ने, बहुत सारे लोगों ने उसकी तशरीह की और अपनी 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 किताबें लिखी, एक दीवाने गालिब। अब वो तशरीह करने वाला उस दीवान से बड़ा है, दीवान अपने ऑथर से बड़ा है, या ऑथर इन दोनों पे फौकियत रखता है? तो उन्होंने कहा जी ऑफ कोर्स ऑथर उन दोनों पे फौकियत रखता है। तो यही हाल कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम उसको मुकद्दस बहुत बनाते हैं, लेकिन उसका जो ऑथर है उसको हम कुछ नहीं समझते। पीटीआई का वतीरा मैं फिर कहता हूँ कि 2013 में पार्लियामेंट से बाहर, फिर मैं इस पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ, फिर उसके बाद जब हुकूमत नहीं रही फिर बाहर। तो ये कम से कम हमारे वकला बरादरी को और इंटेलेक्चुअल्स को ये समझना चाहिए कि जो ईवान आइन लिख सकता है वही सुप्रीम होना चाहिए। और मेरा ख्याल है रजा, आपको इस पे एक डिबेट जो है ना वो शुरू करवानी चाहिए अपने प्रोग्राम के हवाले से। जब तक हम पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो बहाल करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं देंगे, तब तक ये कंफ्यूजन रहेगी। लोग सुप्रीम कोर्ट को ही सुप्रीम समझेंगे और कुछ जो है वो गेट नंबर 4 की तरफ देखेंगे कि वो सुप्रीम है। मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि चीजों को हम इन ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो क्लियर करने की कोशिश तो कर सकते हैं, हो या ना हो ये एक अलहदा बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो बिल है, प्रोसीजर बिल, इसके ऊपर एक नई बैटल जो है वो होगी नया पार्लियामेंट कट्टा और सुप्रीम। खुल जाएगा। जी 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 बिल्कुल, नया कट्टा को न्यू बुल कह लें आप, न्यू बुल खुल न्यू बुल। जाएगा। इमरान से फाइनल कमेंट लेते हैं। इमरान, आखिरी कमेंट दे कि जो 8 मेंबर बेंच तो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि सस्पेंड का शायद उन्होंने वो उनकी इम्प्लीकेशन तो यही थी कि उस पर स्टे दे दिया हुआ है। अब यकीनन ये आप उस पर बताएं कि उस पर क्या ये लोग करेंगे, यकीनन इसको फिर से मुस्तरद कर देंगे क्या? अब आप समझते हैं? अनम्यूट कर लीजिए जरा। जी रजा रूमी साहब, ये जो आप 8 रुकनी बेंच की बात कर रहे थे, एक तो आप देखें कि जब ये 8 रुकनी बेंच बना तो इसने स्टे ऑर्डर नहीं दिया। इसने ये कहा कि जैसे जो सदर साहब हैं वो दस्तखत कर दें, ये दस्तखत ना करें, दोनों सूरतों में ज़ाहिर सी बात है कि 10 दिन की डेडलाइन है, ये बिल जो है कानून बन जाएगा। लेकिन अदालत ने ये लिखा कि जैसे ये कानून बने उसी तरफ उसी वक्त, यानी ये जो कानून है इसका जो इफेक्ट है या इस पर जो अमल दरामद है वो इसका रोक दिया जाएगा। इस पर कोई यानी जो नोटिफिकेशन एक गजट जारी किया जाता है वजारत कानून की जानिब से, आप यूं समझें कि उसको रोक दिया गया है। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक ये कानून जो है वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगा, ये इफेक्टिव नहीं होगा। इसका कोई जो है वो आप कहें कि इससे आप कोई रेमेडी नहीं ले सकते, इससे आप कानून नहीं कह सकते। तो वो तो एक क्लॉज तो इसमें आ गया। अब अदालत ने करना क्या है, वो इंटेंट भी बज़ाहिर जो हमें नजर आती है वो यही है कि अदालत ने एक जो क्वेश्चन उसमें रेज कर दिया है, जो ऑर्डर जारी किया था पहली समात में गलबन 13 अप्रैल को समात हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि क्या आर्टिकल 100 जो 76 और आर्टिकल 191 गलबन 191 का हवाला दिया गया था, क्या उसकी रोशनी में क्या पार्लियामान इस नुक्ते के ऊपर कानून साजी कर सकती है। लेकिन एक और चीज मेरे ज़हन में आ गई है आपके सवाल के ऊपर, चले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अब ये सुप्रीम कोर्ट जायजा ले रही है कि क्या आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ना, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सो मोटो का अख्तियार है, क्या इसके अंदर पार्लियामान जो है सिंपल लेजिस्लेशन से अपील का यानी राइट ऑफ अपील दे सकती है? ये अदालत ने जायजा लेना है। दूसरी तरफ रजा साहब ये सूरत हाल है कि एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन है, जो आर्टिकल 184 3 की तरह की हाई कोर्ट की, वो आर्टिकल 199 की होती है। आर्टिकल 199 की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, उसके जो रिलीफ लेने के लिए फर्द आया था, शहरी आया था, उसको रिलीफ नहीं मिला।
उसने वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वो सदारती ऑर्डिनेंस है 1972 का। आप जानते हैं कि 1973 में हमारा आइन बना था, लेकिन उससे 1 साल पहले हमारे इसी आइन को अबूरी तौर पे 1 साल के लिए नाफिज किया गया था। यानी आजमाइशी एक पीरियड था वो हमारे आइन का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नाफिज किया था। उसी दौरान एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें उसमें हमारे आइन के अंदर जो आर्टिकल 199 है, उसमें एक अपील का राइट दे दिया गया था। वो मामला हाई कोर्ट से होते हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आया, जिससे जमाल खान मंदुखेल साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि आर्टिकल 184(3) का आईनी अख्तियार में तो हमारा 8 रुकनी बेंच ने ये कह दिया है कि इसमें राइट ऑफ अपील क्या सिंपल लेजिस्लेशन से दी जा सकती है। दूसरी जानिब हाई कोर्ट में वही आर्टिकल 199 है जो आर्टिकल 184 की तरह का हाई कोर्ट का अख्तियार है। वहां पर एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए राइट ऑफ अपील मौजूद है। उन्होंने वो मामला रेफर किया 8 रुकनी बेंच के सामने, और जमाल खान मंदुखेल साहब के साथ जज साहब थे हसन नदर रिजवी साहब। तो हसन नदर रिजवी साहब उस 8 रुकनी बेंच के भी मेंबर हैं। उन्होंने इस नुक्ते से इख्तलाफ किया और मामला 1-1 से टाई कर गया, 2 रुकनी बेंच बना था। तो वो मामला फिर चीफ साहब के पास रेफर किया गया कि आप इस मामले के ऊपर कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करें। तो उनका जो नोट था मंदुखेल साहब का, वो भी वेबसाइट पे शाया नहीं हुआ, और उसके ऊपर अभी तक चीफ साहब ने कोई, जैसे एक रेफरी जज का फैसला होता है, वैसा कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर भी नहीं आया। मेरे ख्याल से मैंने जो बात बताना चाहिए वो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 184(3) में तो अदालतें कहती हैं कि आप राइट ऑफ अपील कैसे दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है, अपना लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो आर्टिकल 199 के अंदर एक सदारती ऑर्डिनेंस, जो कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन नहीं है, पार्लियामान की एक, आप ये कह लें कि विजन नहीं है उसके अंदर, लेकिन वहां पे राइट ऑफ अपील मिल रहा है। तो ये मंदुखेल साहब ने सवाल उठाया। बहुत जबरदस्त आपने ये नुक्ता उठाया है बुखारी साहब, इमरान बहुत अच्छा, और बहुत सबको, अच्छा। नाजरीन को आपके देखने का शुक्रिया और यहाँ होने का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।